अधिकार यानी कि मानव होने के नाते वे अधिकार जो आपको स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं बच्चों, क्या कहलाते हैं? आपके मानवाधिकार कहलाते हैं। तो मानव होने के नाते प्राप्त होने वाले प्रत्येक व्यक्ति को जो अधिकार है वे ही क्या कहलाते हैं? आपके मानवाधिकार कहलाते हैं। बच्चों, जाति, धर्म, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर ये जो अधिकार हैं बिल्कुल भी कोई भी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करते। दूसरी चीज, इन्हें जो है प्राकृतिक अधिकार भी कहा जाता है, क्योंकि ये आपको स्वतः ही प्राप्त हो रहे हैं, आपकी मानवता के नाते ये आपको स्वतः ही प्राप्त होते हैं, इसलिए इनको प्राकृतिक अधिकार भी कहा जाता है। जीवन, स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और समानता, ये 4 मानवाधिकार के मूल स्तंभ हैं। पॉइंट आप पे 5 स्टार लगाकर छाप लीजिएगा इसको। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन आता है आपका मानवाधिकार के कितने मूल स्तंभ है? तो 4, जीवन, स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और समानता। इसके बाद प्यारे साथियों बात करते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को हम समझते हैं मानवाधिकार की। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है प्यारे साथियों, तो 10 दिसंबर को। और 10 दिसंबर को ही क्यों मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। तो प्यारे साथियों 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की थी, इसलिए 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 5 स्टार लगाकर छाप लीजिएगा इसको भी। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है आपका? 10 दिसंबर को। यूएन ने इसको कब अनाउंस किया था प्यारे साथियों? तो 10 दिसंबर 1948 को। इसमें जो है प्यारे साथियों कुल 30 आर्टिकल हैं। एक मानवाधिकार में कितने आर्टिकल हैं, कितनी धाराएं हैं प्यारे साथियों? तो केवल 30, जिसमें से कुछ धाराएं जो हैं वो आपकी भारतीय संविधान से भी ली गई, जिनको अभी हम समझने वाले हैं। तो क्लास के लास्ट तक बने रहें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बच्चों कमेंट करें अगला टॉपिक आप किस विषय पर चाह रहे हैं वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। तो विश्व मानवाधिकार दिवस अभी हमने समझा था कि प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका एग्जाम की दृष्टि से। न्याय का प्रमुख आधार मानवाधिकार को कहा जाता है। प्यारे साथियों एक और चीज ध्यान रखने वाली है कि जो मानवाधिकार आयोग है वो 1 वर्ष से पुराने निर्णयों पर जांच नहीं कर सकता, ध्यान रखेंगे। अब प्यारे साथियों देखते हैं कि भारतीय संविधान और मानवाधिकारों में कुछ समानताएं हैं। हमने पढ़ा था कि जो मानवाधिकार आयोग की सूची है उसके अंतर्गत 30 धाराएं हैं, 30 धाराएं हैं, 30 कानून हैं, जिसमें कुछ भारतीय संविधान से भी मिलते हैं। जैसे हम बात करेंगे मौलिक अधिकारों की, नीति निर्देशक तत्वों की, तो संविधान के भाग 3 में हमें पता है आर्टिकल 12 से 35 तक जो है मूल अधिकारों का जिक्र किया गया है, जिसे भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ठीक, अगर यहीं पर हम बात करते हैं भारतीय मानवाधिकार, भारतीय तो नहीं कह सकते हम, मानवाधिकारों का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है प्यारे साथियों मानवाधिकार को। ठीक, इसके बाद बात करेंगे आर्टिकल 21। तो मौलिक अधिकारों में से कौन सी 2 धाराएं ऐसी हैं जो मानवाधिकार की धाराओं में भी आती हैं? तो आर्टिकल 21 और आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 कहता है विधि के समक्ष, विधि यानी कानून के समक्ष समता या समानता, और आर्टिकल 21 है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। ये 2 धाराएं जो हैं ये आपकी मानवाधिकार में और भारतीय संविधान में कॉमन आती हैं। इसके बाद डीपीएसपी की हम बात करते हैं तो संविधान का भाग 4 राज्य को लोक कल्याणकारी नीतियां और मानवाधिकारों को सशक्त करने के निर्देश देता है प्यारे साथियों। तो ये 2 चीजें जो है आपकी, एक तो मूल अधिकार का आर्टिकल 21 और 14 और एक आपका नीति निर्देशक तत्व, ये दोनों आपके मानवाधिकारों से संबंधित हैं। इसके बाद यहाँ से आगे हम बढ़ते हैं प्यारे साथियों। मानवाधिकार अधिनियम, संरक्षण अधिनियम आया था आपका 1993 में, तुरंत इसको छाप लीजिएगा। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में आता है। एक भारत में मानवाधिकारों की रक्षा और कानूनी ढांचा इसी अधिनियम के तहत तैयार किया गया। और प्यारे साथियों इस ऐतिहासिक अधिनियम के तहत देश में राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन यानी कि NHRC और राज्य स्तर पर स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन यानी SHRC का गठन किया गया। और इसको लागू होने की तिथि क्या है बच्चे? लागू कब हुआ था मानवाधिकार अधिनियम? तो ध्यान रखेंगे इसका 28 सितंबर 1993। 5 स्टार लगाकर क्वेश्चन को छाप लीजिएगा प्यारे साथियों। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों बात करेंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की। यहाँ से आपके मोस्टली क्वेश्चन पेपर में बनने वाले हैं।
तो आइए समझते हैं इसके स्ट्रक्चर को। सबसे पहली बात, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है प्यारे साथियों? तो ये है आपका नई दिल्ली में। और प्यारे साथियों ये जो मुख्यालय है इसका, इसकी जो बिल्डिंग है उसको क्या कहा जाता है? मानवाधिकार भवन। इसके बाद संरचना की बात करेंगे प्यारे साथियों, तो इसमें एक अध्यक्ष होता है और 5 पूर्णकालिक सदस्य हैं, जबकि 7 पदेन सदस्य इसमें होते हैं। पहले इनकी जो आयु सीमा थी प्यारे साथियों, जो इनका पदभार होता था वो 5 वर्ष के लिए होता था, लेकिन अब उसको संशोधित करके कितना कर दिया गया? तो 3 वर्ष। इसके बाद प्यारे साथियों कि इसका अध्यक्ष कौन बन सकता है? इसके अध्यक्ष की पात्रता क्या होनी चाहिए? मानवाधिकार के अध्यक्ष होने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए? तो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो या सुप्रीम कोर्ट के अन्य जज के रूप में भी वो रिटायर्ड हो चुके हों। तो ऐसे इस प्रकार के व्यक्ति को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। नियुक्ति की बात करेंगे प्यारे साथियों, तो नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन 6 सदस्यीय कमेटी लिखित रूप से सिफारिश करती है किसी व्यक्ति के नाम की, रिकमेंडेशन करती है और उस व्यक्ति को फिर राष्ट्रपति अध्यक्ष बनाते हैं मानवाधिकार आयोग का। यही अगर हम बात करेंगे चयन समिति में भी 6 सदस्य कौन है? वो 6 सदस्यीय चयन समिति किस किस व्यक्ति से मिलकर बनती है प्यारे साथियों? एग्जाम में आने के लिए क्वेश्चन तुरंत तैयार रखा हुआ है, तो ध्यान से समझिएगा। ये जो 6 सदस्यीय कमेटी होती है उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? आपके प्रधानमंत्री। जबकि सदस्यों की बात करेंगे तो इसमें एक लोकसभा के अध्यक्ष होंगे, केंद्रीय गृह मंत्री होंगे, राज्यसभा और लोकसभा में विपक्ष के नेता होंगे और साथ ही राज्यसभा के उपसभापति होंगे प्यारे साथियों। तो ये 6 व्यक्ति मिलकर रिकमेंडेशन करते हैं, सिफारिश करते हैं कि किस व्यक्ति को मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। इसके बाद प्यारे साथियों हम बात करेंगे राज्य मानवाधिकार आयोग की। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन की अगर हम बात करते हैं तो बिल्कुल दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन 7 अक्टूबर 2002 को यूपी मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ। यहाँ हम उत्तर प्रदेश विशेष की बात कर रहे हैं प्यारे साथियों। तो उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग का जो गठन होता है वो होता है आपका 7 अक्टूबर 2002 को, जिसका मुख्यालय प्यारे बच्चों कहाँ पर है? लखनऊ में, जो यूपी की प्रशासनिक राजधानी भी है प्यारे साथियों। महत्वपूर्ण अधिकार और अधिकार क्षेत्र और नियम के अंतर्गत इसमें क्या आएगा प्यारे साथियों? ध्यान रखेंगे अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्य में मानवाधिकार आयोग में कौन करते हैं? राज्यपाल। जबकि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कौन कर रहे थे अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति? तो राष्ट्रपति कर रहे थे। अधिनियम की धारा 21 के तहत गठन का प्रावधान किया गया है। यह केवल राज्य सूची और समवर्ती सूची के मानवाधिकार उल्लंघन की जांच कर सकता है प्यारे साथियों। जबकि हम बात करेंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की, तो वो जो है आपका केंद्र स्तर और राज्य स्तर दोनों की जांच कर सकता है। इसके बाद प्यारे साथियों आगे की हम बात करेंगे पुलिस और मानवाधिकार। इसमें कुछ सिमिलरिटी है, यूपीपी स्पेशल टॉपिक है प्यारे साथियों, साथ साथ इसको नोट करते चलेंगे। यूपी पुलिस अधिकारियों के लिए अनिवार्य कुछ कानूनी नियम हैं, जैसे अगर पुलिस किसी को गिरफ्तार करती है प्यारे साथियों तो उसके लिए 11 दिशा निर्देश बताए गए हैं। अब ये जिस केस के तहत बताए गए थे उस केस का नाम है डीके वसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य केस। इसमें प्यारे साथियों 11 दिशा निर्देशों का कठोरता से पालन करना अनिवार्य है, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम के लिए हैं वो है आपका किसी व्यक्ति को अगर पुलिस हिरासत में लेती है तो उसको 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य होता है, लेकिन उन 24 घंटे में यात्रा का समय काउंट नहीं होता है। एक व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने ले जाने तक और उसको घर से उठा के लाने तक जितना समय लगता है वो यात्रा का समय कहा जाता है और उस समय को इसमें काउंट नहीं किया जाता प्यारे साथियों। महिला को केवल महिला कांस्टेबल गिरफ्तार करेगी, लेकिन उसमें भी क्या कंडीशन है कि सूरज ढलने के बाद महिला को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता प्यारे साथियों। लेकिन किया जा सकता है कब? जब मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति ले ली हुई हो। तो असाधारण परिस्थितियों में मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के बाद ही सूरज ढलने के बाद महिला को गिरफ्तार किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। पूछताछ के दौरान किसी भी प्रकार की शारीरिक प्रताड़ना और 3rd डिग्री अगर किसी को दी गई है तो प्यारे साथियों वो भी मानवाधिकार आयोग में केस कर सकता है अपने अधिकारों के लिए। यह कृत्य भी जो है दंडनीय अपराध है पुलिस के लिए।
इसके बाद पर साथियों कुछ महत्वपूर्ण संशोधन की बात करेंगे तो इसमें एक बार अभी तक संशोधन हुआ है। मानवाधिकार आयोग के नियम कानूनों में एक बार संशोधन हुआ है केवल 2019 में, और उसमें भी क्या किया गया है साथियों, कार्यकाल में बदलाव किया गया। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल जो था वो कर दिया गया 3 वर्ष, और अधिकतम आयु सीमा साथियों कितनी कर दी गई, 70 वर्ष। जबकि पहले जो था 2019 से पहले इनका कार्यकाल कितना होता था, 5 वर्ष, और अधिकतम सीमा 70 वर्ष ही थी। केवल जो है वो आयु सीमा का ही बदलाव इसमें किया गया। अध्यक्ष की अगर पात्रता विस्तार की हम बात करेंगे साथियों, तो सुप्रीम कोर्ट का कोई भी पूर्व न्यायाधीश जो है, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनने के लिए पात्र है, केवल मुख्य न्यायाधीश होना अनिवार्य नहीं है। ठीक है, ये केवल मुख्य न्यायाधीश का होना अनिवार्य नहीं है, बल्कि वो न्यायाधीश कहाँ का होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का। ठीक, ऐसा नहीं है कि किसी राज्य के मुख्य न्यायाधीश हैं, उन्हें सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होना आवश्यक है। ठीक है मेरे साथियों, इसके बाद यहाँ से आगे हम बढ़ते हैं। कुछ परीक्षा के लिए और इम्पोर्टेंट फैक्ट हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं कि पहले राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन थे प्यारे साथियों, तो न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र। कौन थे, न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र। तुरंत छाप लीजिएगा इसको। इसके बाद प्यारे साथियों सुप्रीम इसे जो है मानवाधिकार आयोग को दीवानी न्यायालय शक्तियां भी दी गई हैं। जांच के मामलों में आयोग के पास दीवानी न्यायालय की न्यायिक शक्तियां निहित होती है। ठीक, इसके बाद 1 वर्ष की सीमा का कुछ प्रावधान किया गया है, आइए देखते हैं क्या है। आयोग घटना घटित होने की तिथि से 1 वर्ष से अधिक पुराने मामले की न्यायिक जांच नहीं कर सकता, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था प्यारे साथियों। डेली जो हमारा यूपी पुलिस का इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है साथियों, उसकी जो पीडीएफ है वो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल डीएसपी एकेडमी धामपुर पर मिलती रहेगी रेगुलर रूप से। और प्यारे साथियों साथ ही सभी बच्चे जो है वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स में वीडियो का रिव्यू देना ना भूलें। प्यारे साथियों मैं आशा करता हूं कि जो हमारे यूपी पुलिस स्पेशल टॉपिक चल रहे हैं ये आपके एग्जाम में जो है मील का पत्थर साबित होंगे। और दूसरी चीज़ ये कि ये स्पेशल टॉपिक हैं जो लगभग 15 से आपके 20 के आसपास टॉपिक है, वो आपको एग्जाम से पहले कंप्लीटली प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, जो आपके एग्जाम में आप देखेंगे कि एग्जाम का माहौल बना देंगे ये क्लासेस। ठीक है, तो सभी बच्चे जो है वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं कल शाम 6 बजे फिर से। जय हिंद।